everyone. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our first chapter of class 8, which is about adolescence, puberty, and endocrines. So, students, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग की रिप्रोडक्टिव एज के बारे में, जिसे हम प्यूबर्टी एज कहते हैं. क्या क्या चेंजेस प्यूबर्टी एज में एक ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं, है ना? एंड द होल एंडोक्राइन सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक, चलो, लेट्स बिगिन अ चैप्टर with some introductory lines of this chapter. See, in the previous chapter, we have learned how animals, including human beings, reproduce. It is only after going up to a certain age that human beings and whose body weight can be produced. So in this chapter, we will learn why humans reproduce only after a certain age. We will also learn about the changes that take place in the human body, after which a person becomes capable of reproduction. In human beings and most of the vertebrates, there is an organ system called endocrine system, which consists of bag-like structure called glands. These glands release chemical substances called hormones. These hormones play an important role in bringing about changes that make a child grow into an adult. Let us discuss the endocrine system and hormones in detail. So students, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक सर्टेन एज आने के बाद ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में या वर्टिब्रेट्स में क्या रिप्रोडक्शन वाली एबिलिटी आती है. ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं जो एक ह्यूमन बींग को, एक एनिमल को, एक वर्टिब्रेट को रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल बनाता है. ठीक है, और ये एक सर्टेन एज के बाद ही क्यों होता है, ये हमको डिस्कस करना है. सो ह्यूमन बींग्स से ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम हो. ठीक है, इसका नाम होता है एंडोक्राइन सिस्टम. अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं. ठीक है, और ये ग्लैंड्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं. ये हार्मोन्स एक पर्टिकुलर और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो हमारी बॉडी में चेंजेस डेवलप करते हैं, और वही चेंजेस होते हैं जो एक चाइल्ड को ग्रो करके एडल्ट बनाते हैं. ठीक है, चलो, तो दैट मींस व्हाट, एंडोक्राइन सिस्टम में बैग लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज ग्लैंड्स. वो ग्लैंड्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करेंगे नोन एज हार्मोन्स, एंड ये हार्मोन्स क्या करते हैं, चेंजेस डेवलप करते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, से एक चाइल्ड डेवलप होकर क्या बनता है, एक एडल्ट बनता है. So now first of all we are going to discuss about adolescence and puberty. Okay, so adolescence और puberty के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. So growth begins from the from the day one is born. Okay, when a child crosses the age of 10 or 12, 10 or 11 years, there is sudden spurt in this her growth which becomes noticeable. The changes that take place in the body are a part of growing up. They show that the child is growing towards adulthood. This period of transition from childhood to adulthood is called adolescence. A child who is no longer a child but is not yet an adult is called adolescent. ठीक है, देखो क्या होता है कि ग्रोथ तो स्टूडेंट जब से कोई एक पर्सन बॉर्न होता है तब से ही एक इंसान में, एक बच्चे में, एक बेबी में डेवलप होने लगती है ना. और जैसे जैसे एक चाइल्ड अपनी 10 से 11 साल की एज, है ना, 10 to 11 ईयर्स वाली एज को क्रॉस करता है, तो उसकी ग्रोथ में एक सडन स्पर्ट, एक सडन चेंजेस आने डेवलप होते हैं जो नोटिसेबल होते हैं, यानी कि उसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं. और वो जो चेंजेस एक बॉडी पार्ट में आते हैं, दैट मीन्स व्हाट, द पर्सन और द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप. ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो एक पर्सन है या एक बच्चा है वो क्या हो रहा है, एडल्टहुड की तरफ ग्रो कर रहा है, जिसके बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ देखने को मिलती है कुछ सडन बॉडी पार्ट्स में. दैट मीन्स व्हाट, दैट द चाइल्ड इज ग्रोइंग टुवर्ड्स एडल्टहुड. और ये जो पीरियड होता है, इसमें ट्रांजिशन होता है एक चाइल्ड का किसकी तरफ, एडल्ट की तरफ. इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एडोलेसेंस. ओके, एंड द चाइल्ड हु इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड एंड नो लॉन्गर अ एडल्ट. ठीक है, ना तो वो बच्चा रहा है और ना अभी वो एडल्ट बना. ठीक है, उस इंसान को, उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, एडोलेसेंट बोला जाएगा. ठीक है, और जब टाइम पीरियड है जहां पर वो एक चाइल्डहुड से एडल्टहुड वाली स्टेज में जा रहा है, उस टाइम पीरियड को हम एडल्टहुड बोलते हैं. ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट, एडोलेसेंस कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 11 ईयर्स की एज से. एक पर्सन को स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है कौन सी एज तक, 18 to 19 ईयर्स की एज तक एक पर्सन में कंटिन्यू रहता है. ठीक है, तो एडोलेसेंस अकर्स ड्यूरिंग द टीन्स. ठीक है, एडोलेसेंस कब होता है, टीन्स में, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16, इससे करके 18, 19 ईयर्स तक एडोलेसेंस एज चलती है ना. दैट मीन 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज तक. तो एडोलेसेंस जितने भी होते हैं, एडोलेसेंट को क्या बोला जाता है, टीनेजर्स कहा जाता है, क्योंकि वो उनकी टीन एजेस में चलता है. In girls, adolescence may start a year of 2 earlier than boys. However, the period of adolescence varies from person to person. Adolescence is characterized by changes such as development of breasts in girls and facial hair, that is mustaches and beard in boys.
Since these features help to distinguish the males from females, they are called secondary sexual characters. Know that the human body undergoes several changes during adolescence. These changes make the set of puberty. ठीक है, तो क्या होता है वैसे हो सकता है कि जो गर्ल्स में होता है स्टूडेंट्स, क्या ये जो एज है एडोलेसेंस एज वो 1 या 2 साल पहले स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज। ठीक है, और ये एडोलेसेंस एज वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक, एडोलेसेंस एज को आप कैरेक्टराइज कर सकते हो, यानी कि पहचान सकते हो गर्ल्स में, है ना, जब क्या उनके अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट और फेशियल हेयर्स, ठीक है, जैसे कि बॉयज मॉस्टैचेस आना, बियर्ड आना। सो ये कुछ चेंजेस होते हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज में एडोलेसेंस एज में स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे देखने को मिलते हैं, और यही फीचर्स होते हैं जो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं मेल्स को फीमेल्स से या फीमेल्स को मेल से। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्योंकि इन्हीं फीचर्स इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से आप क्या कर पाते हो, डिस्टिंग्विश कर पाते हो। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेवरल चेंजेस डेवलप करता है एडोलेसेंस एज में, और इन्हीं चेंजेस को मिलाकर क्या बोलते हैं, सेट ऑफ puberty। मतलब क्या कि puberty is a stage of life that the human body becomes capable of reproduction. Puberty age where adolescent reaches reproductive maturity that has becomes capable of reproduction. तो puberty क्या है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की वो स्टेज लाइफ की जब एक ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है। puberty कब एंड होती है, जब एक एडोलेसेंट अपनी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है, यानी कि वो फुल्ली कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, increase glandular activity that brings puberty also causes other physical changes adolescent, let us discuss that। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस है, जैसे कि सबसे पहले गिवन आपको चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, तो सबसे पहला चेंजेस है इंक्रीज इन हाइट में इंक्रीज आना। ठीक है, सी सो पीरियड ऑफ प्यूबर्टी में लॉन्ग होज है ना, जैसे कि आर्म्स और लेग्स की लॉन्गेट हो जाती है, इससे पर्सन एक टॉल हो जाता है। इनिशियली गर्ल्स जो होती हैं वो बॉयज से थोड़ा फास्टर ग्रो करती है, लेकिन दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट तक कब तक पहुंच जाते हैं, 18 ईयर्स ऑफ एज तक सबकी मैक्सिमम हाइट डेवलप हो जाती है। सो दैट मीन्स व्हाट की जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो डिफरेंट होता है हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल में। जनरली ये आपको कब नोटिस किया जाता है, when the height of an individual in a family is more or less than that of the other members of the family. This is because the height depends on the genes inherited from parent. So इसको आप नोटिस कर सकते हो कि हाँ, घर में किसी एक पर्सन की जो हाइट है वो किसी दूसरे फैमिली मेंबर के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी बिल्कुल इक्वल हाइट होगी। ठीक है, क्योंकि जो हाइट होती है किसी पर्सन की वो उसको अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू मिलती है, तो ये जेनेटिकली मिलना जाता है कि किस पेरेंट्स की जैसी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है बेबी की या जो चाइल्ड है उनका उनकी क्या हो सकती है, हाइट डेवलप हो सकती है। लेकिन हाँ, जब प्यूबर्टी एज चलती है तो उस समय क्या होता है, किसी भी एक चाइल्ड की हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, कितनी होगी मैक्सिमम हाइट वो डिपेंड करेगा फैमिली मेंबर से, बाकी सबकी हाइट कैसी होगी। ओके, फिर बॉडी शेप में चेंज आना। ठीक है, तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है, बेसिकली गर्ल्स ब्रेस्ट बिकम लार्जर और हिप्स बिकम ब्रॉडर एंड पेल्विक रीजन वाइडर, ये कुछ चेंजेस आते हैं। बॉयज में शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट वाइडर रहती है। बॉयज में मसल्स डेवलप होती है ज्यादा एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक है, और चेंजेस जो बॉयज में आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कौन से चेंजेस है जो गर्ल्स में डेवलप होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज। थर्ड क्या है, चेंज इन वॉइस चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि मैं इंडिविजुअल स्टार्ट्स प्यूबर्टी ही सर वॉइस वॉक्स और स्टार्ट्स टू ग्रो, thus resulting in change in the voice. This increase in voice box is more in boys than in girls. तो जब एक इंडिविजुअल प्यूबर्टी एज में आता है तो उसकी वॉइस बॉक्स भी क्या होने लगता है, ग्रो करने लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उनकी वॉइस में चेंज आना शुरू होता है। तो ये जो वॉइस बॉक्स इंक्रीज हो रहा है ये ज्यादा होता है बॉयज में एज कम्पेयर टू गर्ल्स। इसीलिए जो बॉयज होते हैं उनकी डीप वॉइस होती है, जबकि गर्ल्स की कैसी होती है, पिच्ड वॉइस होती है। ठीक है, ग्रोइंग वॉइस बॉक्स जो बॉयज में हमको देखने को मिलता है वो कैसे देखा जा सकता है, उनका एक घर पे प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है जिसको हम एडिंग्स एप्पल कहते हैं, थ्रोट वाले रीजन। तो दैट मीन्स व्हाट कि इनका वॉइस बॉक्स क्या होता है, ज्यादा इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। नेक्स्ट वी कम टू डेवलपमेंट ऑफ हेयर का डेवलपमेंट होता है। देखो प्यूबर्टी एज में बोथ गर्ल्स एंड बॉयज हेयर क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं अंडर आर्मपिट है ना, एंड इन द प्यूबिक रीजन ऑल्सो। बॉयज में फेशियल हेयर डेवलप होने लगते हैं जैसे कि मॉस्टैचेस एंड बियर्ड है ना, चेस्ट पे हेयर डेवलप होते हैं। ये कुछ चेंजेस होते हैं जो प्यूबर्टी एज में आती है। देन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी एज में स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, ये एक्टिव होते हैं, जिससे क्या होता है, स्वेटिंग
इंक्रीज हो जाती है, स्वेटिंग ज्यादा होने लगती है, जिससे बॉडी ओडोर, स्किन बिकम्स ऑयली, है ना, बॉडी में से ओडोर स्मेल बनने लगती है ना, स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है। और जब ये एक्टिविटीज इन ग्लैंड्स की ज्यादा इंक्रीज होती है स्किन में, तो इससे आपको क्या एक्ने एंड पिंपल्स की भी क्या चेंजेस अपने फेस पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, चेंजेस इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर एंड एटीट्यूड में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, देखो, सी, intellectual development takes place in adolescence during the period of puberty. The way of thinking of an individual changes. किसी भी पर्सन के थिंकिंग का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है प्यूबर्टी एज में। एडोलेसेंस क्या करने लगते हैं? स्पेंड कंसिडर टाइम थिंकिंग, ज्यादातर टाइम वो अपना सोचने में स्पेंड करने लगते हैं। In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning. Sometimes, however, adolescents find themselves feeling confused, insecure, and self-conscious while trying to adjust to changes in the body and mind. These changes are a natural part of growing up and are experienced by everyone. There is no reason to feel insecure. ठीक है, सो क्या होता है, ये वही टाइम होता है जहाँ पे एक पर्सन ज्यादा सोचता है, यानी कि उसका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है ना, और ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा होती है प्यूबर्टी एज में। ठीक है, एडोलेसेंस कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको थोड़े से वो कंफ्यूज रहते हैं, इनसिक्योर या फिर सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि वो अपने बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, माइंड में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बेटा, ये जो चेंजेस होते हैं ये क्या है? ये नेचुरल चेंजेस है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी बॉडी में डिफरेंट हो रहा हो। ठीक, सो ये चेंजेस कैसे होते हैं? नेचुरल पार्ट है हमारी बॉडी के ग्रोइंग अप का। ठीक है, हर कोई इसे एक्सपीरियंस करता है, इसमें किसी भी तरीके का इनसिक्योरेंस होना जरूरी नहीं है। नाउ, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट टाइप के चेंजेस क्या आते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हमारे डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। ओके, सी, at the onset of puberty, reproductive sex organs, testes and penis in boys develop completely. ठीक है, जब प्यूबर्टी एज होती है तो क्या होता है कि जो मेल्स में या बॉयज में जो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स दैट इज टेस्टीज एंड पेनिस, ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। टेस्टीज में क्या होता है? स्पर्म्स बनना, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स में ओवरीज एनलार्ज होती है और वो मैच्योर एग, जिसको ओवा कहते हो, वो प्रोड्यूस करना शुरू करती हैं। ओवरीज इससे क्या करते हैं? उस ओवरीज इसके बाद मैच्योर एग्स रिलीज करती हैं। एडोलेसेंस कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के, जब टेस्टीज एंड ओवरीज क्या करने लगती हैं? अपने अपने गेमीट्स प्रोड्यूस करने लगती हैं। ओके, चल, सो नाउ वी कम टू डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सब डेवलपमेंट होता है, यानी कि प्यूबर्टी एज में जो मेल्स में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सच एज टेस्टीज एंड पेनिस, ये डेवलप होने शुरू होते हैं। टेस्टीज एक स्पर्म विच इज नेम्ड एज स्पर्म, जो आपका हार्मोन होता है विच इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टीज, वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। गर्ल्स में ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं और एक मैच्योर एग दैट इज ओवा को प्रोड्यूस करना शुरू करती है। ओवरीज में क्या होता है? दैट मीन्स व्हाट? मैच्योर एग्स रिलीज किए जाते हैं। एडल्ट्स जो है कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के, जब टेस्टीज और ओवरीज क्या करने लगते हैं? अपने गेमीज को, रिस्पेक्टिव गेमीज को सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं। Okay, during growing period, one should take nutritious diet for the proper growth of bones and other parts of the body. ठीक है, तो growing period के टाइम पे हर एक पर्सन को, whether a boy or a girl, he or she should take nutritious diet so that उनके reproductive organs and जो उनकी bones है और जो उनके बाकी parts है, reproductive parts, वो सभी तरीके से proper growth हो पाए। Next we come to secondary sexual characters. अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि जो सेक्स है गेमीज, जिनको आप बोलते हो स्पर्मेटोजा इन बॉयज एंड एग्स इन गर्ल्स। ठीक है, एंड गोनाड्स व्हिच आर नोन एज सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरीज, ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्सेस। Secondary sexual characters are those by which we can distinguish a male from the female. Some of the secondary sexual characteristics in the development of girls and boys are as follow. ठीक है, तो जो सेक्सेस का डेवलपमेंट है, ठीक है, और आपके जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो आपके डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और डेवलप होने के बाद सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप होती है एक मेल और फीमेल में, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमें मेल, बॉयज एंड गर्ल्स सभी में गिवन है। तो मेल बॉयज में क्या होते हैं? सी, फेशियल हेयर सच एज बियर्ड एंड मोस्टैचेस डेवलप। बियर्ड एंड मोस्टैचेस, फेशियल हेयर्स जो होते हैं आपको डेवलप होने लगता है बॉयज में। उसके बाद आर्मपिट्स, चेस्ट एंड प्यूबिक रीजन में हेयर डेवलप होने लगता है। वॉइस जो है वो डीपर होने लगती है, यानी कि लो पिच्ड वॉइस, एडम एप्पल एनलार्ज होने लगता है। देखो, एडम एप्पल एंड थ्रोट डेवलप। ठीक है, जो थ्रोट में एडम एप्पल होता है, सी दिस, ये आपको क्या होने लगता है? डेवलप होने लगता है।
मसल्स डेवलप होने लगते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं एंड बॉडी वेट इंक्रीज हो सकता है। दीज आर द चेंजेस, दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस जो मेल्स में और वी कैन से बॉयज में डेवलप होते हैं। नाउ वी कम टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल। फीमेल्स के क्या क्या चेंजेस आते हैं? सी, डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट विच इज नोन एज मैमरी ग्लैंड्स, यानी कि जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स में वो डेवलप होने लगते हैं, एनलार्ज होने लगते हैं। हेयर डेवलप करते हैं अंडर आर्मपिट्स एंड इन प्यूबिक रीजन, ठीक है। हिप्स ब्रॉडन हो जाते हैं, पेल्विक रीजन वाइड हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो इनिशिएट हो जाती है, ओके। Deposition of fat around hips and develop high pitched voice, that is shrill voice. High pitched voice develop हो जाती है गर्ल्स में, ओके। तो ये सारे चेंजेस जो एडोलेसेंस में आते हैं, अब इन्हें कौन कंट्रोल करता है? इन्हें कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हॉर्मोन्स। तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम एंड हॉर्मोन्स, यानी कि पूरा एंडोक्राइन सिस्टम एंड द वेरियस हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय देम वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। सबसे पहले ग्लैंड क्या, देखो ग्लैंड क्या है स्टूडेंट्स? एक ऐसा ऑर्गन एनिमल बॉडी के अंदर जो क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, रिलीज करता है सब्सटेंसेस फॉर यूज इन द बॉडी और इजेक्शन। So our body has two types of gland, one with ducts and the other without ducts. A gland to discharge its secretion through a duct or tube is called an exocrine gland. ठीक है, देखो अब हमारी बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड क्या होता है? कोई भी एक ऐसा बॉडी ऑर्गन जो क्या करता है? किसी की केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है ना। पहले सिंथेसिस यानी प्रोड्यूस करता है और फिर रिलीज करता है जो हमारी बॉडी में जिसका यूज किया जाता है। तो दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, दूसरे विदाउट डक्ट वाले होते हैं। तो वो ग्लैंड जो अपने सिक्रेशंस को डक्ट के थ्रू या फिर ट्यूब के थ्रू रिलीज करते हैं उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl एंड एंजाइम्स। म्यूकस सेल्स आपका म्यूकस करता है। स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करता है। सेबेशियस ग्लैंड आपके सीबम विच इज नोन एज फैटी ल्यूब्रिकेंट मैटर, ये आपके प्रोड्यूस करे जाते हैं। लेकिन वो ग्लैंड जो अपने जिसके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है ना, और वो क्या अपने सिक्रेशंस को विदाउट डक्ट विदाउट ट्यूब ही सीक्रेट करते हैं और लिबरेट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और जो जिन केमिकल सब्सटेंसेस को ये रिलीज करते हैं उन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। और वो हार्मोन्स डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या कर दिए जाते हैं? रिलीज कर दिया जाता है बाय दी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो तभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, दैट इज थायराइड। थायराइड बेस आपका एक डक्टलेस ग्लैंड होता है, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन्स constitutes the endocrine system. There are more than a dozen endocrine glands in the human body. So सभी endocrine glands का group along with the various hormones secreted by them, ठीक है, together constitute the endocrine system. So हमारी human body के अंदर बहुत सारे endocrine glands हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो ये जो हार्मोन वर्ड है कहाँ से आता है? ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मीनिंग होता है टू सेट इन मोशन। दैट मीन्स व्हाट हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी बहुत सारी बॉडी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल बिहेवियर, ठीक है। सो अब इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स पे हमने हार्मोन्स को 3 जनरल क्लासेस में डिवाइड किया है। एक होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये कौन से हार्मोन्स होते हैं? ये वो हार्मोन्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं स्पेशली वैरायटी ऑफ फीमेल फंक्शंस एंड सेक्स हार्मोन्स और लिपिड्स मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो ये वो हार्मोन्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं स्पेशली क्या? वैरायटी ऑफ फीमेल फंक्शंस में। फीमेल फंक्शंस में ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उनके सेक्स हार्मोन्स को डेवलप करने में ज़्यादा इनका फंक्शन होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर किससे बने हैं? लिपिड से बने हुए होते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से। देन वी कम टू अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये कौन से हार्मोन्स हैं जो हमें अमीनो एसिड से स्पेशली टायोसिन से हमको डिराइव होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू पेप्टाइड हार्मोन्स। ये कौन से हार्मोन्स है? विच आर द मोस्ट न्यूमरस और डाइवर्स ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, है ना। ये सबसे ज्यादा न्यूमरस या डाइवर्स ग्रुप ऑफ हार्मोन में इंक्लूड किए जाते हैं। अब हार्मोन्स की कुछ हमें जनरल प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है। कौन सीक्रेट करता है? इनको एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक इन फंक्शन होते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर टारगेट पे ये एक्ट करते हैं, टारगेट ऑर्गन पर या टिश्यू या सेल पर, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं, इनका एक्शंस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, है ना। दे आर सीक्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। कोई के हार्मोन किसी दूसरे हार्मोन के सीक्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। कैसे एक्ट करते हैं? एज अ केमिकल मैसेंजर्स ये एक्ट करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। स्पेसिफिक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में सीक्रेट किए जाते हैं। केमिकली तो ये आपके प्रोटीन, अमीनो एसिड और स्टेरॉइड्स होते हैं। अब आते हैं फंक्शंस पे। सो हार्मोन का फंक्शन क्या है? सी, तो हार्मोन्स आपके
टिश्यू की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, सिंथेसाइज स्टोर एंड यूटिलाइज सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना, स्टोर करना, यूटिलाइज करना, ये भी हमारे हार्मोन्स का फंक्शन होता है, और वाटर एंड मिनरल्स को कंजर्व करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? आपके ब्रेन के नीचे लोकेटेड होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है, क्योंकि ये 9 मेजर हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट करता है, 9 मेजर हार्मोन्स। और वो सभी हार्मोन्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की रेगुलेटिंग को, फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। एक होता है थायरोट्रोपिन और टीएसएच, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा है सोमेट्रोपिन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, चलो नाउ टीएसएच क्या था आपका? थायरोट्रोपिन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट? जैसे नाम पे लिखा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है। और जो ग्रोथ हार्मोन है, ये बॉडी के मसल्स, बोन्स, है ना, उनको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। सो अ पर्सन हैविंग लेस ग्रोथ हार्मोन विल बी वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स अ ड्वार्फ, और द अदर पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम्स वेरी टॉल और जाइंट। तो एक ऐसा पर्सन जिसमें ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है, वो मेनली छोटा रह जाता है, राइट में, जिसको आप ड्वार्फ भी बोलते हो। और एक ऐसा पर्सन जिसमें इस हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन होता है, वो बहुत ज्यादा टॉल हो जाता है, इसको आप जाइंट कहते हो, ठीक है। सब यहाँ पे हमें कुछ हार्मोन्स और हम ह्यूमन बॉडी में उनके रोल क्या क्या होते हैं वो गिवन है। जैसे कि सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? टीएसएच और ग्रोथ हार्मोन को। टीएसएच का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग और ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, और जीएच या दैट इज ग्रोथ हार्मोन का काम है बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थायराइड ग्लैंड। ये क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस उसके साथ इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन में रिजल्ट एट डिजीज कॉल्ड गोइटर व्हिच कॉजेस स्वेलिंग ऑफ द नेक, ठीक है। अगर ये बॉडी इनेबल होता है, अनेबल होता है क्या, इस हार्मोन को सीक्रेट करने में, यानी कि प्रॉपर्ली थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर सीक्रेशन नहीं हो पाता है इन एडिक्वेट अमाउंट, तो एक डिजीज होती है दैट इज नोन एज गोइटर, वो हमारे अंदर क्या अकन हो सकती है, जिससे हमारा जो नेक वाला पोर्शन है क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेनक्रियास। पेनक्रियास को आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस भी बोलते हैं। हार्मोन क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी में ब्लड का जो शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर बॉडी में इंसुलिन की इनसफिशिएंट क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, तो फिर कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज मेलिटस नाम की डिजीज अकर होती है। नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड, जो मेड्यूला के पास होता है, जो एड्रेनलिन नाम का हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है ना। और ये क्या करता है? बॉडी के डिफेंस में हेल्प करता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। ओवरीज एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि एग प्रमोशन को प्रमोट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल में होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। प्यूबर्टी एज में जो सेक्स ऑर्गन्स होता है फीमेल्स में, उनकी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है। और जो मंथली प्रिपरेशन होती है यूट्रस की, है ना, फॉर द प्रेगनेंसी, वो भी रेगुलेट करी जाती है बाय द एस्ट्रोजन। नेक्स्ट इज टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है स्पर्म का प्रोडक्शन, है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स एंड growth part at puberty age plus development of sex organ in males. These all are the functions which are being regulated by testes. ठीक है, चलो। सो अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा दे रखा है। जैसे थायराइड ग्लैंड है, कहाँ लोकेटेड होता है? थ्रोट रीजन के बेस में लोकेटेड होता है। 2 लोब्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ क्या ट्रैकिया के दोनों साइड क्या होती है? लोकेटेड होती है, ठीक है। चलो, इसमें क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर क्या होता है? आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को, ग्रोथ को, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का। अगर डेफिशिएंसी होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की चिल्ड्रन में, तो उससे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है, और इस डिजीज को बोला जाता है क्रेटिनिज्म, ठीक है। लेकिन अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी एडल्ट में होती है तो प्रॉब्लम होती है गॉइटर नाम की, है ना। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन रिजल्ट्स इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन मेक्स अ पर्सन लूज हिज और हर वेट। लेकिन अगर क्या हो जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन हो जाता है, तो किसी भी पर्सन का मेटाबॉलिज्म रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक पर्सन का वेट ज्यादा कम होने लगता है। नेक्स्ट वी कम टू पेनक्रियाज, व्हिच आर नोन एज आइसोलेट ऑफ
लैंगरहैंस कहाँ लोकेटेड होते हैं? हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे, ठीक है? ये आपका एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड होता है, ठीक है? एंडोक्राइन पार्ट इंक्लूड्स क्या? पैचेस ऑफ टिश्यूज, ठीक है? इसमें टिश्यूज के पैचेस होते हैं एंडोक्राइन वाले पार्ट में, जिसको आप आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हो। और ये क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है बाकी हार्मोन के साथ। और इंसुलिन का काम क्या होता है? शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना बॉडी में। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। दो तरीके के एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे दोनों किडनीज के ऊपर होते हैं। ईच एड्रीनल ग्लैंड इज रियली टू एंडोक्राइन ग्लैंड, द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। सो मोस्ट वेल नोन हार्मोन, सबसे ज्यादा जो वेल नोन हार्मोन आपके मेड्यूला ऑफ एड्रीनल सीक्रेट करता है, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी को प्रिपेयर करता है कब के लिए? स्ट्रेसफुल कंडीशंस के लिए। जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है, डर लगता है, फियर होता है, डेंजर सिचुएशन होती है, तो उस टाइप आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है कॉल्ड एड्रेनलिन हार्मोन। सो इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है कि बॉडी को इमोशनल स्टेट जैसे कि एंगर, एक्साइटमेंट, फियर, ये सारी चीजें फील एक्सपीरियंस कर पाती है बॉडी, है ना? और जो चेंजेस एक एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से आते हैं, ये बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। एकदम से तुरंत आपको डर लगने लगता है ना, आप घबराने लगते हो जब इसका सिक्रेशन होता है, और तुरंत थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल भी हो जाते हो, ठीक है? तो कुछ चेंजेस जो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से आते हैं, जैसे कि ये हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ना? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम द स्किन एंड गट कैपिलरी नेटवर्क टू द हार्ट एंड स्केलेटल मसल। ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो स्किन और गट कैपिलरी नेटवर्क को ना जाके कहाँ चला जाता है? हार्ट और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके पास, ठीक है? इरेक्शन ऑफ हेयर ऑन द स्किन, है ना? प्यूपल ऑफ आईज के जो प्यूपल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, है ना? यानी कि कुल मिला के ओवरऑल जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू ओवरीज एंड टेस्टिस। सो जो हमारे एंडोक्राइन पार्ट होते हैं, मेल गोनाड्स की दो टेस्टिस होती है जो मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करके, विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? ये मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को करते हैं, डेवलप करता है, इस हार्मोन का ये फंक्शन होता है। और अगर हम एंडोक्राइन पार्ट यानी कि फीमेल गोनाड्स की बात करें जाए, तो वो क्या होती है? वो भी दो ओवरीज होती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन विच इज नोन एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट। ओके, नाउ वी कम टू रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में हार्मोन्स का क्या रोल होता है? सी, कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ has to pass through various stages to become an adult. Similarly, a tadpole of frog also passes through various stages to become a frog. This process of change from larva or caterpillar to an adult is called metamorphosis. The process of metamorphosis in insects is controlled by insect hormones. तो एक जो सिल्क मॉथ होता है, वो सिल्क मॉथ एक इंसेक्ट है, उसका कैटरपिलर को बहुत सारी स्टेजेस पास करना पड़ती है, तब जाके वो एडल्ट बनता है। इसी तरीके से टेडपोल जो फ्रॉग का होता है बेबी, है ना, उसको भी बहुत सारी स्टेजेस पास करनी पड़ती है, तब जाके वो एडल्ट फ्रॉग होता है। सो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक लार्वा या कैटरपिलर डेवलप होके एडल्ट बनता है, इस टाइम पीरियड को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और जो ये मेटामॉर्फोसिस का फंक्शन होता है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है, प्रोसेस होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको इंसेक्ट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? हार्मोनल सिक्रेशंस क्या करते हैं? मेटामॉर्फोसिस और बोल्टिंग प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। एक्डाइसोन और मोल्टिंग हार्मोन कौन? प्रोथोराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है, जो कि न्यूरो सिक्रेशंस ऑफ ब्रेन के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। और जुवेनाइल हार्मोन, जिसको आप न्यूटेनिन कहते हो, ये कॉर्पस एलिडम के सेल्स जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, जो इंसेक्ट लार्वा में प्रेजेंट होता है। सो एक फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन आपको क्या करता है? रेगुलेट करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? उसके साथ साथ अ टेडपोल कैन नॉट बिकम एन एडल्ट। एक टेडपोल क्या नहीं बन सकता? एडल्ट नहीं बन सकता अगर वाटर के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब वो ग्रोइंग स्टेज पे होता है तब, ठीक है? तो दैट मीन्स व्हाट, कि प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन जरूरी होता है ना? तब जाके क्या होता है? आयोडीन का प्रॉपर अमाउंट प्रेजेंट होता है, और तब जाके क्या एक टेडपोल डेवलप होके एक एडल्ट फ्रॉग बनता है। नाउ वी कम टू रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव लाइफ फेज कैसा होता है? सी, ह्यूमन फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है लाइफ का, है ना, प्यूबर्टी एज में बिगिन हो जाता है, और कब तक चलता है? जब तक वो 45 टू 50 ईयर्स की एज अप्रॉक्सिमेटली नहीं आ जाती है। और ये पर्सन टू पर्सन आपका डिफर भी करती है ये एज, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी कम टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम देन फीमेल्स। मेल्स में ज्यादा लंबे समय तक चलता है फीमेल्स के कंपैरिजन में रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव पीरियड जो फीमेल्स में होता है, अभी मैंने आपको बताया प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है, 45 टू 50 ईयर्स अराउंड की एज तक चलता है।
ओवा क्या कहता है, ओवा आपका मैच्योर होना शुरू करता है। मैच्योर होके क्या, कब मैच्योर होता है, प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट होती है तब मैच्योर होने लगता है। और एक किसी भी एक ओवरी में से एक ओवम रिलीज होता है, ठीक है, एक मंथ के अंदर, जिसको आप ओव्यूलेशन कहते हो। यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, और थिक होने के बाद क्या, अगर कोई फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड रहती है, और इसमें क्या होती है, प्रेगनेंसी वाली कंडीशन फीमेल्स में बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होना, अगर वो फ्यूज हो जाता है तो फर्टिलाइज एग कहा, यूट्रस की वॉल जो आपकी थिक हो जाती है वहां जाके वो फिक्स हो जाता है, और जो रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो एग है और जो वो यूट्रस की लाइनिंग है वो क्या होती है, अलॉन्ग विद ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और टिश्यू के साथ डिस्चार्ज आउट होती है, यानी कि बाहर निकल जाता है वजाइना, ठीक है। और इससे क्या होता है, ब्लीडिंग इन वुमेन, यानी कि वुमेन की विजाइनल के थ्रू, वेजाइनल एंट्री के थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, ठीक है। ये 28 टू 30 डेज में हमेशा एक बार होता है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होती है, जिसको आप मेनार्श बोलते हो। बिगनिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तब वो इरेगुलर होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगती है, रेगुलर होने लग जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर आपके वुमेन में कब स्टार्ट हो जाती है, अराउंड 45 टू 50 ईयर्स की एज पे खत्म हो जाती है। और जो स्टॉपेज होता है, यानी कि जब एक बार आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है 45 टू 50 ईयर्स की एज में, उसको बोला जाता है मीनोपॉज, ठीक है। अब वो इवेंट्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं, दैट मींस व्हाट, कि एग मैच्योर होता है और बाहर आता है, यूट्रस वॉल थिक हो जाती है, यूट्रस वॉल उसके बाद क्या करती है, उस एग को रिलीज करती है, रिसीव करती है अगर फर्टिलाइजेशन होता है ना, और बाकी का फिर डेवलपमेंट होता है। यूट्रस वॉल क्या होती है, शेड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस की जो वॉल होती है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की फॉर्म में शेड ऑफ हो जाती है। नाउ वी कम टू डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। एक अगर मान लो फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, तब उसके बाद जो बेबी का सेक्स क्या होगा, दैट वी हैव टू डिसाइड। सो क्रोमोसोम्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो अनबॉर्न बेबी है इनसाइड द मदर्स वॉर्म वो बॉय होगा या गर्ल होगी। सी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो किसी भी एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है। और ये जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इनका नाम होता है एक्स एंड वाई, ठीक। अब फीमेल सेल के पास तो स्टूडेंट्स एक्स एक्स पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन दोनों सेम होते हैं। लेकिन मेल सेल में क्या होता है, दो पेयर से डिफरेंट होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। यानी कि फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स प्रेजेंट होते हैं और मेल्स में दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई होती है। तो जो गेमीट्स होते हैं, यानी कि गेमीट्स, मेल्स में स्पर्म, फीमेल्स में ओवम, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और यही वाला सेट होता है जो कि आपका कौन सा है, सेक्स क्रोमोसोम वाला होता है। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसमें तो हमेशा ऑब्वियसली बात है, एग के अंदर तो दो ही हो सकते हैं, एक्स एंड एक्स, उसमें हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम तो होता ही है। अब स्पर्म डिसाइड करेगा कि उसमें से दो सेक्स क्रोमोसोम में से कौन सा सेक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज होगा, किसके साथ, ओवा के साथ, ठीक है। सो क्या हो रहा है, अगर एक स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज होता है किसके साथ, ओवम के साथ, ओवम में हमेशा एक्स ही रहेगा। स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है अगर वो एग के साथ फर्टिलाइज होता है तो जो जाइगोट है, फर्टिलाइज एग है, इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम का पेयर जाएगा, एक्स एक्स का, दैट मींस व्हाट, द बेबी विल बी अ गर्ल। लेकिन अगर एक स्पर्म जिसमें वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है वो अगर किसी ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट में कौन सा क्रोमोसोम पेयर होगा, एक्स वाई पेयर रहेगा, और इस केस में बेबी विल बी बॉय, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस। अब हार्मोन्स का रोल मेटामॉर्फोसिस में क्या है, सो अभी मैंने आपको बताया मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जैसे कि फ्रॉग, टोड, बटरफ्लाई, वास्प, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है। सो जो लाइफ साइकिल होती है फ्रॉग की, उसमें टेडपोल को बहुत सारी स्टेजेस पास करनी होती है, अभी बताया। फ्रॉग्स में मेटामॉर्फोसिस कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन होता है इसलिए हमें क्या चाहिए, वाटर में आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन वाटर में प्रेजेंट होता है उससे टेडपोल्स की ग्रोथ पे इफेक्ट आता है। तो दैट मींस व्हाट, अगर टेडपोल्स को प्रॉपर्ली ग्रो करके एडल्ट फ्रॉग बनना है तो उनको ऐसे वाटर में सर्वाइव करना चाहिए जिसमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट हो, ठीक है। सो इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस इस तरीके से इंसेक्ट हार्मोन रेगुलेट करते हैं। और नेक्स्ट वी कम टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में स्टूडेंट्स क्या है कि एडोलेसेंस एज में ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनको अपनी डाइट पे, अपने पर्सनल हाइजीन पे,
फिजिकल एक्सरसाइज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रहना चाहिए टू स्टे हेल्दी। सबसे पहले न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या है एडोलसेंस के। तो एक एडोलसेंट इंडिविजुअल को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हेल्दी के लिए, है ना। एक टिपिकल बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स होंगे, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर होता है इन एडिक्वेट प्रपोर्शन में। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है उसको एक बैलेंस डाइट कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं टू कीप हेल्दी। ठीक है, सो अभी ये कुछ पॉइंट्स है जो हमको माइंड में रखने चाहिए जब हम किसकी बात करते हैं, एडोलसेंस की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है, पहला कि एक इन पर्सन को क्या प्लेंटी ऑफ मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, फ्रेश फूड लेने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, एग, मीट एंड फिश लेने चाहिए सो दैट प्रोटीन्स को प्रॉपर रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो। उसके बाद जंक फूड खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जंक फूड ज्यादा खाने से क्या होता है, जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सिग्नेशन वो डेफिशिएंट होने लगता है। और दूसरी चीज जो जंक फूड होता है इसमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते जैसे कि प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, है ना, तो इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है। उसके साथ साथ क्योंकि गर्ल्स में स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इस स्टेज पे, तो क्या वे नीड टू कंज्यूम फूड रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड जिंक। ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें आयरन, कैल्शियम और जिंक ज्यादा प्रेजेंट होता है। स्टेल यानी कि बासी या एक्सपोज तो बाहर में खुला खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, अब पर्सनल हाइजीन पे किसी ध्यान दिया जाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडोलसेंस पे, है ना। तो स्वेटिंग में बिकम अ मेजर प्रॉब्लम एट द स्टेज ऑफ एडोलसेंस। स्वेटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस एडोलसेंस एज में। बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं स्वेट की वजह से और इससे बैड ओडोर हमारी बॉडी में बन सकती है। सो क्या इस ओडोर को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, है ना, साफ कपड़े पहनने चाहिए, अंडरगारमेंट्स हमको डेली चेंज करना चाहिए। Okay, deodorants and talcum powder can be used to conceal body odor and keeping skin dry. Deodorants और जो talcum powders वगैरह वो यूज किए जा सकते हैं बॉडी को कंसील करने के लिए, बॉडी की स्मेल को कंसील करने के लिए और स्किन को ड्राई रखने के लिए। साथ में क्लीननेस हमको मेंटेन रखनी चाहिए सो दैट कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, है ना, मेंस्ट्रुएशन से पहले या मेंस्ट्रुएशन के बाद, है ना। फिर लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट्स आर अफेक्टेड बाय एक्ने और पिंपल्स। एक्ने और पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एडोलसेंट्स को, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने फेस को एक माइल्ड नॉन ऑयली सोप से वॉश करना चाहिए सो दैट आपकी स्किन साफ रहे। पिंपल्स को कभी भी पिक नहीं करना चाहिए, स्क्वीज नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, परमानेंट आपके स्कार आ सकते हैं स्किन पे। ठीक है, कुछ केसेस में एक्ने को थोड़ा मेडिकल अटेंशन भी चाहिए हो सकता है, तो हमें वो करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ क्या, हर एक खाना खाने से पहले, हर एक मील लेने से पहले, देने के बाद आपको अपने हाथ प्रॉपर्ली वॉश करने हैं, है ना। अपने टीथ को, अपने माउथ को हर एक मील के बाद प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए, है ना। अपने नेल्स को हमें ट्रिम रखना चाहिए। ओके, चलो उसके साथ क्या कि हमेशा क्लीन वॉशरूम्स या क्लीन टॉयलेट्स को आपको यूज करना चाहिए सो दैट आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, है ना। आपको ओपन फील्ड में, रोड साइड पे क्या यूरिनेट नहीं करना है। ओके, one should never poke his or her ears with fingers, use cotton buds or clean handkerchief or tissue paper for cleaning these body parts, है ना। आपको क्या अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन करने के लिए हैंडकरचीफ और टिश्यू पेपर का यूज करना है। कोई भी अपने फिंगर्स के थ्रू ईयर्स या नोज को बिक पोक नहीं करना है। पब्लिक प्लेसेस में बेचिंग एंड फार्टिंग शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल मींस। ईटिंग बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट लेनी है प्रॉपर टाइप पे जिससे कॉन्स्टिपेशन या फूल गैसेस क्या ना हो, प्रोड्यूस ना हो। नेक्स्ट वी कम टू फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजिकल एक्सरसाइज देखो, टीनेज पर्सन को थोड़ा रेगुलर होना पड़ता है फिजिकल एक्सरसाइज में, है ना। फ्रेश एयर में जाओ सो दैट बॉडी आपकी फिट रहे, फाइन रहे। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स, आउटडोर गेम, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, डांसिंग, ये कुछ अच्छे फिजिकल एक्सरसाइजेस में जो लेनी चाहिए, इससे आप बॉडी फिट रहती है। मॉर्निंग में वॉक के लिए जाना चाहिए, इवनिंग वॉक के लिए जाना चाहिए, इससे बॉडी थोड़ा एक्टिव रहेगी। Now next we come to disease. So एक disease है AIDS which is known as acquired immune deficiency syndrome. ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसी डिजीज है जो HIV वायरस की वजह से होती है। वायरस से क्या करता है, वायरस आपके जो मैकेनिज्म है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि आपकी बॉडी डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, क्या क्या एड्स के क्या क्या कॉजेज है। अगर शेयरिंग द नीडल ऑफ द सिरिंज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, अगर क्या आप कोई एक अनहेल्दी पर्सन है जिसको HIV एड्स नाम की प्रॉब्लम पहले से है और उसको किसी उसकी बॉडी में किसी भी ड्रग को इंजेक्ट किया था, सेम सिरिंज को एक हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट किया जाता है, उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, किसी इन अफेक्टेड पर्सन के साथ अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज किया जाता है किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन,
तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इन्फेक्टेड मदर का क्या HIV वायरस मिल्क के थ्रू इन्फेंट में चला जाता है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एड्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करके, ठीक है, रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से क्या लेके ब्लड लेके ट्रांसफ्यूजन के लिए, सेफ एंड प्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू, ठीक है, एंड HIV इन्फेक्टेड मदर को कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग अपने बेबी को नहीं करनी चाहिए। ओके, चलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी कम टू दी एक्सरसाइज क्वेश्चन। सबसे पहले वी आर हैविंग, ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द स्टेज एट विच द ह्यूमन बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। वो स्टेज जहाँ पे ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाती है उसको आप क्या बोलते हो? प्यूबर्टी। ओके, राइट मील फॉर एडल्सेंट। राइट मील एक अच्छा खाना एडल्सेंट्स का क्या हो सकता है? चिप्स, नूडल्स और केक, चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स, ये हो सकता है। ओके, एडल्सेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट। एडल्सेंट्स को इस चीज का केयरफुल होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। क्यों? Because age birth are well developing teaches proper diet, develop their brains, adolescents being hungry all the time. Proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. So what प्रॉपर डाइट जरूरी होती है उन चेंजेस के लिए, उन प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो उनकी बॉडी में हो रही होती है। सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को क्या बोला जाता है? हार्मोन्स बोला जाता है। ओके, चलो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ना आते हैं उनको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एड्स किस वायरस के थ्रू होता है? आपका HIV वायरस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज ग्लैंड्स रिलीज केमिकल सब्सटेंसेस। ग्लैंड्स केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट एडल्सेंस आर एडल्सेंस को क्या बोला जाता है? टीनेजर्स भी बोला जाता है ना। चलो, नेक्स्ट ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द वॉइस इज कॉल्ड। वॉइस में जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है उसको क्या बोलता जाता है? बोलते हैं एडम्स एप्पल। ओके, नेक्स्ट डैश फ्रॉम द सेकंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल को कौन बनाता है? आपके जो टेस्टिस होते हैं। ओके, चलो, नाउ मैचिंग। ओके, मैच द फॉलोइंग। द फर्स्ट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपका फीमेल्स में सीक्रेट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स कितने पेयर्स में होते हैं? 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। एड्स HIV वायरस के थ्रू होता है। पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं एंड मेनोपॉज 40 to 50 इयर्स की एज पे आता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? क्वेश्चन एंड आंसर। द फर्स्ट इज आंसर इन शॉर्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? गिव नेम 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स दे सीक्रेट। 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको बताने हैं और वो हार्मोन बताने हैं। तो पहला आप बता सकते हो पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करते हैं? इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ओके, एंड ओवरीज वो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती हैं और टेस्टिस आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। लिस्ट 4 सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अपीयर इन बॉयज एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी। सो हमने अभी डिस्कस किए थे, कोई भी आपको 4 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बताना है जो प्यूबर्टी एज में बॉयज एंड गर्ल्स में डेवलप होते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा था, मेमोरी ग्लैंड्स आपके डेवलप हो जाते हैं प्यूबिक रीजन में, पेल्विक रीजन ब्रॉड हो जाता है, हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं, प्यूबिक रीजन एंड आर्मपिट्स से अंडर हेयर डेवलपमेंट होता है। ये चेंजेस आपके बॉयज गर्ल्स में आते हैं एंड बॉयज में आपके एडम्स एप्पल आपके ग्रो करने लगता है। वॉइस आपकी थोड़ी कैसी हो जाती है? लो पिच्ड हो जाती है। उनमें भी क्या होता है? पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, ऑयली स्किन हो जाती है। आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन में हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है और चेस्ट में आपके भी हेयर डेवलपमेंट होने लगते हैं। इस तरीके के चेंजेस आते हैं। Why is dwarfism pause? Dwarfism कब होता है? जब GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है बॉडी के अंदर, तब ड्वार्फिज्म प्रॉब्लम होती है, यानी कि पर्सन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? एग्जाम्पल, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जहाँ पे एक जो बेबी कैटरपिलर है ना, या टेडपोल है, वो ग्रो करके क्या बनता है? एक एडल्ट इंसेक्ट में डेवलप होता है। उस स्टेज को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। शॉर्ट टोटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एडम्स एप्पल। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है ना? जो वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या एक अनबॉर्न चाइल्ड को क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है कि वेदर द सेक्स ऑफ द बेबी, अनबॉर्न बेबी विल बी अ बॉय और अ गर्ल। उसको सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है ना। वो क्रोमोसोम्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि मेल्स और फीमेल दोनों में ही डिफरेंट होता है ना। फीमेल्स में आपका XX होता है, मेल्स में XY होता है। अगर एक मेल X क्रोमोसोम वाला स्पर्म फीमेल X क्रोमोसोम ओवा के साथ क्या फ्यूज होता है, दैट द बेबी विल बी अ गर्ल। लेकिन अगर मेल Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज होगा फीमेल X क्रोमोसोम ओवा के साथ, दैट द बेबी विल बी बॉय।
ओके चलो, एडम्स एप्पल क्या है? एडम्स एप्पल थ्रोट रीजन वाला जो वॉइस बॉक्स होता है, जो मेल से यूजुअली होता है, जो क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस के दौरान क्या वॉइस में ज्यादा ब्रॉड होने लगता है, जिसकी उनकी जो वॉइस है थोड़ी सी लो पिच हो जाती है. Now next we come to answer the following questions in detail. So first question is what do you understand by puberty? Puberty क्या होता है स्टूडेंट्स? Puberty एज वो एज होती है जहाँ पे एक पर्सन के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, यानी कि वो उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं जब वो एक रिप्रोडक्टिव एज में मैच्योर हो रहा होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जब एक अनफर्टिलाइज्ड एग और द लाइनिंग यूट्रस की along with the breathing comes out or removes out to the vagina of the female. That time period is known as menstruation period. Okay, how sex of a baby is determined? अभी मैंने आपको यहाँ पे sex determination में डिस्क्राइब किया था, सेम वही लिखना पड़ेगा. What are the functions of sex chromosomes in development of a girl child? Explain primary, secondary sex characters of a girl. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम का क्या फंक्शन होता है गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट में? उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जितने भी होते हैं वो उसी सेक्स क्रोमोसोम विच इज नोन एज एस्ट्रोजन, उसकी वजह से डेवलप होते हैं. एस्ट्रोजन ओवरीज के द्वारा, ओवरीज के थ्रू सीक्रेट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट टेबलेट द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड देयर हार्मोन्स एंड फंक्शन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन थी, वो पूरी टेबल आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है कुछ इस तरीके से, हार्मोन्स एंड द रोल इन द ह्यूमन बॉडी. और उसके बाद ये सारा आपको यहाँ पे ये टैबुलेट कराया हुआ है, ये चीज आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है ना कि टैबुलेट करना है सारे वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड फंक्शन. Okay, so students, that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Thank you everyone.